सुबह का समय था। सभी दुकानें सज चुकी थीं। उसी समय शहर के सबसे बड़े बैंक समृद्धि बैंक के दरवाजे की ओर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहे थे, जिनका नाम था शंकर दयाल। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी नजरों में साफ साफ लिखा था, तुम यहाँ क्या करने आए हो? शंकर दयाल जी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे कांच का दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही कर्मचारियों और ग्राहकों ने उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। सब उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत जगह पर आ गया हो। वह धीरे धीरे चलकर काउंटर की तरफ बढ़े। एक काउंटर पर पूछताछ लिखा था, जहां सुनीता नाम की एक 30 साल की महिला बैठी थी। सुनीता अपने काम से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। शंकर दयाल जी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, बेटी मुझे बैंक से पैसे निकालने थे। सुनीता ने अपनी नजरों से घूर कर देखा। एक बूढ़ा आदमी, साधारण धोती, कुर्ते में पैरों में घिसी हुई चप्पलें। सुनीता ने मन ही मन सोचा, पेंशन के 2000 निकालने आया होगा। उसने बेरुखी से कहा, तो निकालो। मैं क्या करूं? जाओ उस काउंटर पर, बेटी चेक से निकालने हैं। सुनीता ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, ओहो, चेक से कितने निकालने हैं? 000 2000। मुझे 1 लाख रुपए नकद निकालने हैं। यह सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी देखने लगे। क्या कहा? 1 लाख रुपए? अरे चाचा, सुबह सुबह मजाक करने आ गए क्या? तुम अपनी शक्ल देखी है आईने में? जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ देखे भी हैं? भिखारी कहीं की, चलो निकलो यहां से। मेरा और बैंक का टाइम खराब मत करो। शंकर दयाल जी का चेहरा अपमान से लाल हो गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मेरा खाता इसी बैंक में है। तुम बस एक बार चेक तो देख लो। सुनीता अब चिल्लाने लगी थी, मुझे नहीं देखना कोई चेक वक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में घुसने की? ये बैंक तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी तो औकात भी नहीं है यहाँ खाता खोलने की। पता नहीं कौन चपरासी था जिसने तुम्हारा खाता खोल दिया। चलो निकलो यहाँ से, वरना गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। शंकर दयाल जी हक्के बक्के रह गए। ये हंगामा सुनकर आसपास भीड़ जमा हो गई थी। सभी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तभी बैंक मैनेजर मिस्टर वर्मा अपनी कांच की केबिन से बाहर निकला। मिस्टर वर्मा एक नंबर का घमंडी और चापलूस इंसान था। उसने दूर से ही माजरा समझ लिया। वर्मा ने कड़क आवाज में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? सुनीता, ये कौन हंगामा कर रहा है? सुनीता को जैसे और बल मिल गया। उसने छटकारे लेते हुए कहा, सर देखिए ना, ये कोई भिखारी है। सुबह सुबह आ गया है और कह रहा है कि इसे 1 लाख रुपये कैश चाहिए। मैं इसे बाहर जाने को कह रही हूं तो ये जा ही नहीं रहा। मिस्टर वर्मा गुस्से में शंकर दयाल जी की तरफ बढ़ा। ए बुढ़े, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? जब वह कह रही है कि यहां से जाओ तो जाता क्यों नहीं? ये बैंक है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुंह उठाकर चला आए। शंकर दयाल जी ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं भिखारी नहीं हूं, मेरा पैसा है। मिस्टर वर्मा ने अपना आपा खो दिया। उसने आगे बढ़कर शंकर दयाल जी को जोर से सीने पर धक्का दे दिया, निकल यहां से। धक्का इतना जोरदार था कि 60 साल के शंकर दयाल जी अपना संतुलन खो बैठे और लड़खड़ाकर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उनकी पासबुक और चेक हाथ से छूटकर दूर जा गिरे। उनके सिर में हल्की सी चोट भी आई। एक पल के लिए पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। फिर मैनेजर गार्ड पर चिल्लाया, देख क्या रहे हो? उठाओ इसे और बाहर फेंको। पता नहीं कहां से आ जाते हैं बैंक का माहौल खराब करने। गार्ड ने लपक कर शंकर दयाल जी की बाह पकड़े और उन्हें घसीटते हुए बैंक के दरवाजे से बाहर कर दिया। शंकर दयाल जी ने पीछे मुड़कर देखा। सुनीता विजय मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। मिस्टर वर्मा अपनी टाई ठीक करता हुआ वापस अपने केबिन में जा रहा था और बाकी ग्राहक वह सब ऐसे अपनी अपनी जगह लौट गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बैंक के बाहर धूल और गाड़ियों के शोर के बीच शंकर दयाल जी जमीन पर बैठे थे। आंखों में बेबसी के आंसू थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाया था, लेकिन आज उनके ही पैसों ने उन्हें भिखारी बना दिया था। वह अब वहां से उठकर धीरे धीरे घर की ओर पैदल ही चलने लगे। हर कदम एक बोझ की तरह लग रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद किया और वहीं जमीन पर बैठ गए। वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। काफी देर रोने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अपमान की आग अभी भी अंदर जल रही थी। उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें रोहन को यह सब बताना चाहिए। वह अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं चुप रह गया तो उन जैसे लोगों का हौसला और बढ़ेगा।
उन्होंने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और रोहन का नंबर मिलाया। उस समय रोहन दिल्ली में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल डील की मीटिंग में था। करोड़ों का प्रोजेक्ट था। जैसे ही उसके पर्सनल फोन पर पिताजी का नाम चमका, उसने मीटिंग में बैठे लोगों से माफी मांगी। उसने फोन उठाया, हॉल से बाहर निकल गया और अपने अंदाज में कहा, हाँ पिताजी, सब ठीक है। आपने आज सुबह फोन नहीं किया, मैं चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ से शंकर दयाल जी की भारी और भीगी हुई आवाज आई, हाँ बेटा, सब ठीक है। एक बेटे को अपने पिता की आवाज का जरा सा भी बदलाव पता चल जाता है। रोहन तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। पिताजी, आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ, प्लीज बताइए। शंकर दयाल जी और खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने रोते रोते बैंक में हुई सारी घटना अपने बेटे को बता दी। कैसे उन्हें भिखारी कहा गया, कैसे मैनेजर ने उन्हें धक्का दिया और कैसे उन्हें भिखारी कहा गया, कैसे मैनेजर ने उन्हें धक्का दिया और कैसे उन्हें गार्ड से बाहर फेंकवा दिया गया। जैसे जैसे रोहन सुनता गया, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। फोन पर शंकर दयाल जी की सिसकियां सुनकर उसका दिल टूट गया। पिताजी, आप बस शांत हो जाइए, प्लीज आप रोइए मत, मैं अभी आ रहा हूं। नहीं बेटा, तू अपनी मीटिंग कर, मैं ठीक हूं, बस मन हल्का करना था इसलिए बता दिया। नहीं, रोहन की आवाज में एक ऐसी दृढ़ता थी जिसे कोई काट नहीं सकता था। कोई मीटिंग, कोई डील मेरे पिता के सम्मान से बड़ी नहीं है। मैं पहली फ्लाइट से वापस आ रहा हूं, आप बस दरवाजा बंद करके आराम कीजिए। अब जो भी करना है मैं करूंगा। रोहन ने फोन काटा और वापस मीटिंग रूम में गया। उसने सबसे माफी मांगी। बिना किसी और की सुने वह मीटिंग से बाहर निकल गया। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मुंबई की पहली फ्लाइट बुक करने को कहा और अपनी कार से सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में अपने पिता का रोता हुआ चेहरा और बैंक कर्मचारियों के घमंडी चेहरे घूम रहे थे। रोहन ने मन ही मन फैसला कर लिया था, वह उन लोगों को सिर्फ सजा नहीं देगा, बल्कि उन्हें एक ऐसा सबक सिखाएगा जो वह अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। और यह सबक वह अपने तरीके से सिखाएगा, शांति से, लेकिन पूरी ताकत से। देर रात जब रोहन घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता सोफे पर ही बैठे बैठे सो गए थे। उनके चेहरे पर अभी भी उदासी और थकान थी। रोहन ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। शंकर दयाल जी हड़बड़ाकर उठ गए। अपने बेटे को सामने देखकर उनकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। रोहन ने उन्हें गले से लगा लिया। बस पिताजी, अब और नहीं, आप आराम कीजिए, कल हम एक साथ उस बैंक में जाएंगे। शंकर दयाल जी ने कहा, नहीं बेटा, अब हमें वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं उस बैंक में अब कभी कदम नहीं रखूंगा। रोहन ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, जाना होगा पिताजी, ये सिर्फ आपके अपमान की बात नहीं है, ये उस घमंड को तोड़ने की बात है। हमें जाना होगा ताकि आइंदा वह किसी और के पिता के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करें। और हम वैसे ही जाएंगे जैसे आप आज गए थे, बिल्कुल साधारण कपड़ों में। शंकर दयाल जी अपने बेटे के चेहरे पर दृढ़ संकल्प देखकर चुप हो गए। अगली सुबह रोहन ने एक साधारण सी कॉटन की पट और एक मामूली सी शर्ट पहनी। पैरों में उसने भी चप्पलें डाल ली। रोहन ने अपने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी थी। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका और दोनों बैंक की तरफ चल दिए। बैंक में आज भी वही माहौल था, वही चमक दमक, वही अमीर लोग। रोहन और शंकर दयाल जी जैसे ही अंदर घुसे, कल की तरह ही सबने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। रोहन ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्हें हिम्मत दे रहा हो। वह सीधे उसी काउंटर पर गए जहां सुनीता बैठी थी। सुनीता आज भी अपने फोन में लगी हुई थी। रोहन ने बहुत ही विनम्रता से कहा, मैडम, हमें पैसे निकालने हैं। सुनीता ने नजर उठाकर देखा। कल वाला बूढ़ा आदमी आज अपने साथ एक लड़के को भी ले आया था। उसने रब से कहा, ओ तो तुम फिर आ गए, आज अपने बेटे को भी ले आए हो शिकायत करने। सुनो, यहां कोई सुनवाई नहीं होगी, चलो निकलो यहां से। रोहन मुस्कुराया, मैडम, हम शिकायत करने नहीं आए हैं, हम पैसे निकालने आए हैं। ये मेरे पिताजी का चेक है, प्लीज इसे प्रोसेस कर दीजिए। सुनीता ने चेक हाथ में लिया और अमाउंट देखकर फिर से हंस पड़ी। कल बात मजाक कर रहा था, आज बेटा भी शुरू हो गया। 1 लाख रुपए कहां से लाओगे? इतने पैसे, जाओ पहले अपने खाते में 10 रुपए तो जमा करवा लो। आसपास के लोग फिर से हंसने लगे। शंकर दयाल जी का चेहरा फिर से उतर गया, लेकिन रोहन बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मैडम, आप बस एक बार कंप्यूटर में अकाउंट नंबर डालकर बैलेंस चेक कर लीजिए, आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सुनीता ने चेक फेंकते हुए कहा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। जाओ मैनेजर साहब से मिलो, वही करेंगे तुम्हारा हिसाब। उसने सोचा कि मैनेजर इन्हें भी कल की तरह ही धक्के मारकर निकाल देगा। रोहन ने शांति से कहा, ठीक है, हम मैनेजर साहब से ही मिल लेते हैं। वह अपने पिता को लेकर मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ा।
केबिन के बाहर बैठे चपरासी ने उन्हें रोक लिया। कहाँ जा रहे हो साहब? साहब अभी बिजी हैं, रोहन ने कहा। है, उनसे मिलना है, जरूरी काम है। अपॉइंटमेंट है, चपरासी ने अकड़ कर कहा। नहीं, तुम दोनों जाओ, वहां बैठो जहां वेटिंग एरिया है। साहब फ्री होंगे तो बुलाएंगे। रोहन अपने पिता के साथ उस कोने में जाकर बैठ गया। वह देख रहा था कि कैसे अमीर दिखने वाले लोग बिना अपॉइंटमेंट के सीधे अंदर जा रहे थे और उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। मैनेजर वर्मा अपनी केबिन से कई बार बाहर आया, दूसरे ग्राहकों से हंस हंस कर बात की, लेकिन उसने रोहन और उसके पिता की तरफ देखा तक नहीं। शंकर दयाल जी अब परेशान हो रहे थे। बेटा चल, यहां से मुझे और अपमान नहीं सहना। रोहन ने उनका हाथ दबाया। बस 5 मिनट और पिताजी, सब ठीक हो जाएगा। 1 घंटे के इंतजार के बाद रोहन उठा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। वह चपरासी को नजरअंदाज करता हुआ सीधा मैनेजर के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मिस्टर वर्मा किसी से फोन पर हंस हंस कर बात कर रहा था। अचानक किसी को बिना इजाजत के अंदर आया देखकर वह भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, तमीज नहीं है क्या? बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? रोहन वर्मा की टेबल के सामने आकर खड़ा हो गया। शंकर दयाल जी भी डरते डरते उसके पीछे आ गए। रोहन ने ठंडी आवाज में पूछा, आप मिस्टर वर्मा हैं, इस ब्रांच के मैनेजर? हाँ, मैं ही हूं। तुम कौन हो? वर्मा तुरंत चिल्लाने लगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में घुसने की? सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है मिस्टर वर्मा, वह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। रोहन की आवाज इतनी शांत और गहरी थी कि वर्मा एक पल के लिए झिझक गया। वर्मा अब थोड़ा